अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दासा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज 6 सितंबर को मुलतवी होने वाली यौम दिफा की तकरीब से इंतहाई अहम खिताब किया है। अगर ये कहा जाए कि बतौर आर्मी चीफ ये उनका अलविदाई खिताब था तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आज खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये उनका आखिरी खिताब है और वो जल्द रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ का ये अलविदाई खिताब कई लिहाज से इंतहाई अहम समझा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने खिताब में एक बार फिर माजी में होने वाली गलतियों का एतराफ़ करते हुए सियासत से दूर रहने की बात की है, बल्कि बैरूनी साजिश, मुदाखलत और फौज के न्यूट्रल होने के मामले पर तनकीद का निशाना बनाने के अमल को सख्ती से कंडेम भी किया है। अपने खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। फौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है। फौज ने फरवरी में फैसला किया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं, मगर इस आईनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत नामुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। फौज पर तनकीद शहरियों और सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज का मुनासिब चुनाव करना चाहिए। जाली झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान पैदा किया। अब इस झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। आला फौजी क़यादत को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। फौजी क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन, ये बिल्कुल गुनाह कबीरा है कि मुल्क में कोई बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश करने वाले हमेशा नाकाम होंगे। फौज के पास इस यलगार का जवाब देने के लिए मुतादिद मौके और वसाइल थे, लेकिन इसने मुल्क की मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और मनफी बयान देने से गुरेज किया। लेकिन सबको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वक्त आ गया है कि तमाम फरीकैन माजी से सीखें। आगे बढ़ना है तो अदम और मैं न मानू का रवैया तर्क करना होगा। पाकिस्तान संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। उम्मीद है सियासी जमातें अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। तौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ और मुझे फख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फौज का सिपा सलार रहा हूँ। मैं काफी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान को इस बुरान से निकाले। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अलविदाई खिताब मगर बड़ा मुदब्बिराना खिताब किया है, जिसमें इंपोर्टेड और सिलेक्टेड दोनों कॉनोटेशंस इस्तेमाल किए हैं। यानी 2018 के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत के बाद एक जो सिलेक्टेड की इस्तिलाह थी उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है और इंपोर्टेड की इस्तिलाह जो रिजीम चेंज के बाद हुई उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है और प्रिंसिपल पोजीशन पर अमल पैरा दिखाई दे रहे हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत का इरादा नहीं रखती और वो कह रहे हैं कि फौज अपने आप को रिबूट कर रही है, अपना कथारसिस कर रही है। माजी में गलतियां सबसे हुई हैं, फौज से भी
भी गलतियां हुई हैं इसका भी बरमला एतराफ़ कर रहे हैं और फिर आगे सबको ये मशवरा भी दे रहे हैं कि माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बनाए गए फौज मुखालिफ बयानिए को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए दोहराया है कि फौज ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया है। वो कितने तहम्मुल मिजाज है और कितनी बुर्दबारी का मुजाहरा करते रहे, इस बात का एतराफ़ खुद इमरान खान भी कई बार कर चुके हैं। इमरान खान खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी के मोतरफ थे और आज जनरल बाजवा ने भी कहा है कि सब्र की कोई हद होती है। जिस कदर तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस कदर अलकाबात से नवाजा गया, जैसे कॉनोटेशंस और बैड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते रहे पब्लिकली, खुद आर्मी चीफ और फिर फौज की आला क़यादत के बारे में वो उसको कंडेम कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता फरवरी में हमने ये तय कर लिया था कि फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, खुद को सियासत से पीछे हटा लिया है। ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि वो जो DGISI और DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें बड़े दो टोक अंदाज में बरबला इस बात को दोहराया गया था। उस वक्त क्या मौक़िफ़ सामने आया था इदारे का, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट इसके अंदर अननेसेसरीली ना स्पेकुलेट किया जाए। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आईनी किरदार पे महदूद रखना है। सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। अब इसके बाद सवाल तो बहुत सारे हैं। जब इदारा खुद कह रहा है कि उन्होंने अपने आप को आईनी किरदार तक महदूद कर लिया है, तो वो कौन सी ताकतें हैं जो फौज को सियासत में धकेलने की, घसीटने की बातें कर रही हैं? एट दिस पॉइंट इन टाइम रिसेंट पास्ट में भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को यह कहते हुए सुना, जब उन्होंने बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया आलमी साजिश का, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, एक साइफर को लहराया और कहा कि अमेरिका ने साजिश की है। उसके बाद उन्हें यूटर्न लेना पड़ा और कहना पड़ा कि अमेरिका के साथ हम बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट को लेकर तनकीद कर रहे थे उस पर भी हालिया दिनों में वो ये कह चुके हैं कि माना कि फौज इस रेजीम चेंज साजिश का हिस्सा नहीं थी तो रोक तो सकते थे ना। ये अल्फाज इमरान खान साहब के हैं, यानी वो फौज से इस बात की तवक्को करते हैं कि फौज इंटरवीन करेगी, मुदाखलत करेगी और उनको बचा लेगी। 2018 में जो कुछ हुआ, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि फौज के अपने हल्के इस बात का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि फौज की सियासत के अंदर मुदाखलत तो रही है और इमरान खान साहब और उनके हवारी भी ये कहते रहे हैं कि हमें बेसाखियाँ मिली हुई थी। वो सेनेट इलेक्शंस हो, वो लेजिस्लेशन का मामला हो, हर मौके पर हर मामले के ऊपर किस तरह इमरान खान साहब को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी गई, शायद वो भी माजी में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी इस बात की तवक्को करते रहे हैं कि अब भी उन्हें कोई कुमक मिलेगी, कोई मदद मिलेगी, कोई गैबी मदद आएगी। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, फिर हमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की PMA काकूल की पासिंग आउट परेड से वो खिताब भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम गिरोहों को, जत्थों को मुल्क पे हमलावर होने की इजाज़त नहीं देंगे। यकीनन उसमें भी बड़ी क्लियर सिग्नलिंग और क्लियर मैसेजिंग थी, लेकिन आज उन्होंने किसी एक जमात की बात नहीं की बल्कि मिनहसुल मजमूई तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना पॉलिटिकल एजेंडा तो होता है, लेकिन उस पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर इदारे को नहीं लाना चाहिए या इदारे को मिलाइन नहीं करना चाहिए। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिताब को लेकर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब आपने सुना और उन्होंने कहा कि जिस तरह की तनकीद का सामना रहा है फौज को और जैसे फौज की क़यादत के खिलाफ मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता रहा है, वो कोई जस्टिफाइड नहीं था, उसकी मजम्मत उन्होंने की है। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है बल्कि खुद जो PDM है उसकी जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा गया, यानी फौज के ऊपर उंगलियां उठाई जाती रही। जिस तरह की अलकाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तेमाल होते रहे हैं, तो आज की इस खिताब को, इस तनकीद को किस तरह से देखते हैं आप? अगर तो बाजवा साहब, उनके साथी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग, पाकिस्तान के लोग, सरकारी एहलकार अपनी गलती कोताहियों से सीख गए। वो कौमें कभी शिकस्त नहीं खाती जो अपनी गलतियों का अदराक करती हैं, उसको आइंदा ना दोहराने की बात करती हैं, सीखती हैं। और हमारे सामने जापान और जर्मनी है। जापान ने
न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद बहुत कुछ सीखा और आज दुनिया को लीड कर रहा है। इसी तरह जर्मनी शिकस्त के बाद, हिटलर के बाद उसने बहुत कुछ सीखा। आज आपको पता है एक वक्त जर्मनी ऐसा मुल्क था जो पाकिस्तान ने जिसको लोन दिया था, आज वो पूरे दुनिया के लिए एक आइकॉन मुल्क बन गया है। तो सीखते हैं लोग और लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सीख चुकी है? जी, सीख चुकी है, और अगर हम नहीं सीखे और उस पर अमल नहीं किया तो हम कीमत फिर अदा करेंगे। अब जहाँ तक रहे कि तनकीद की बात, तो तनकीद करना हमारा बुनियादी इस्लामी आइनी अखलाकी फ़र्ज़ है। हम किसी मुल्क पे, इदारे पे नहीं करते, हम फ़र्द पे और उसके अमल को करते हैं। कौमी अभी क्योंकि पाक फौज की बात हो रही है, पाक फौज जैसे इदारे के सरबराह को मिलाइन करना या सीनियर मोस्ट लीडरशिप को ऐसे अलकाबात से पब्लिकली खड़े होकर नवाजना क्या जस्टिफाइड है? कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो और बात सुनिए। खास पैराए में तो तनकीद हो सकती है, लेकिन जिस तरह की तनकीद हमने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स देखी है, क्या ये जस्टिफाइड है? अगर आप उस पैराहे में बात कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान सियासत करने नहीं आए, वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान को एक मुसीबत है, पाकिस्तान के मेरे खाकम बदहन वो ख़त्म करने के लिए उस इंटरनेशनल एजेंडे पे आए हैं जो पाकिस्तान को फ़ौजी लिहाज से या दीगर लिहाज से शिकस्त नहीं दे सकता था। वो अंदरूनी खलफशार करना चाहता है। किसी भी मुल्क को अगर आप इस तरह के मुल्क को अगर उसको तोड़ना हो तो उसको अंदरूनी खलफशार और उसको मजहबी और उसको दीगर चीज़ें में फंसा दें और लोगों को दस्त गिरबा कर दें। आप बगदाद को देख लेना, हम तारीख से क्यों नहीं सीखते हैं? और अपने सिपाह को आप जब कमज़ोर करते हैं, ठीक है सिपाह सालारों से गलती हुई है, मगर ये फोरम नहीं है कि आप उनके बारे में इस तरह की बात करें। इससे आप हिंदुस्तान पे तो आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि जिस तरह की तनकीद हुई उन्होंने बड़ी सब्र का मुजाहरा किया है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आर्मी ने, पाक फौज ने बहैसियत इदारा सीखा है, ये इसका वो एतराफ़ कर रहा है। क्या हमारे सियासतदान सीख चुके हैं कि आइंदा किसी को कंट्रोवर्शियल नहीं करना? अगर इदारा ये सोच बैठा है कि उन्होंने इंटरवीन नहीं करना है पॉलिटिक्स में, तो क्या आप भी ये सीख चुके हैं कि आपने भी इदारे को घसीटना नहीं है अपनी सियासत के अंदर? नहीं, ये बात में मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। हमने कभी इदारों को सियासत में नहीं घसीटा है। अल्लाह करे सीख चुके हो। सियासतदान ने सबसे ज़्यादा कीमत अदा की है और हम करते रहे। देखिए डायलॉग लेकिन निहाल साहब, यहाँ पर सबसे ज्यादा तनकीद तो आपके ऊपर है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जिसकी आपने की उसके साथ आपका फटा हुआ। नहीं, फटा नहीं हुआ है। हम हर किसी को कहते हैं कि आपका जो आइन में दिया हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा जो आइन में आपके इख्तियारात हैं आप उसके तहत आए। अच्छा निहाल साहब लास्टली, क्योंकि आर्मी चीफ को एक बार फिर आप ही अपॉइंट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोएलिशन गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या माजी की गलतियों से सीखते हुए अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं और फिर किस प्रिंसिपल के तहत? क्या सीनियर मोस्ट के प्रिंसिपल के तहत करेंगे? जी देखिए, पाकिस्तान में दो ऐसे इदारे हैं जो कहते हैं कि वो बड़े इंटैक्ट हैं और दे वांटेड टू डू समथिंग। एक जुडिशरी है और एक हमारी आर्म फोर्सेज है। जुडिशरी बदकिस्मती से उसने कुछ नहीं सीखा आज तक, उसे सीखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। रह गया हमारे आर्म फोर्सेज, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आर्म फोर्सेज से कि मेरे सजीले जवानों तनु रब दिया रखा, हमें सीखना चाहिए और हम मेरिट पे हर काम करेंगे, मेरिट पे ही होना चाहिए। और जो मुझे उम्मीद है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो मेरिट पे ही होगा। मेरिट पे होगा तो पाकिस्तान, और फिर हम भी सीखेंगे ना कि देखिए अफवाज पाकिस्तान अगर मेरिट पे हर काम कर रही तो हमें भी मेरिट पे करना चाहिए। और बार बार फौज को घसीटना नहीं चाहिए जो इमरान खान सियासत में घसीट रहे हैं। जी करप्शन, फौज का काम करप्शन पकड़ना नहीं है, चोर पकड़ना नहीं है, डाकू पकड़ना नहीं है, उसके लिए FIA पुलिस है, उनका काम है हमारे बॉर्डर की हिफाजत करना और वो ऐसे तरीके से करें। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आज आर्मी चीफ ने एक बार फिर अपने रिटायर होने की बात की है, तो दूसरी तरफ कई रोज तक समरी आ गई है, समरी नहीं आई है कि कंफ्यूजन के बाद बिलाखिर पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये कंफ्यूजन, ये कयास आराइयाँ, ये र्यूमर्स तो बिलाखिर दम तोड़ गई, क्योंकि फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने कहा है कि जनरल हेडक्वार्टर्स ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर के लिए 6 सीनियर तरीन जर्नैलों के नाम की समरी वजारत दिफा को भेज दी है। ISPR की जानिब से मंगल और बुध की दरमियानी शब 12:14 पर बजरिया ट्वीट ये इतला दी गई, जिसके सवा घंटे बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी एक बयान के जरिए तस्दीक की कि वजारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है और ये कि समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदों पर तकर्रुरी के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। तैनाती के अमल में तेजी कल होने वाली 2 अहम मीटिंग्स के बाद सामने आई है। पहली मीटिंग सिक्योरिटी इदारे के सरबराह और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माबैन हुई, जिसके बाद
सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी शहबाज शरीफ साहब से मिले, जिसमें यकीनन बाकी मामलात के साथ इस मामले पर डिस्कशन हुई होगी, जिसके बाद ये प्रोसेस तेजी से शुरू हुआ। अब ये समरी वजीर आजम को मौसूल हो चुकी है। वजीर आजम का ये इस्तेहकाक है कि वो इन 6 नामों में से 2 नामों को 4 स्टार जनरल मुंतखब करे, जिसके बाद रस्मी मंजूरी के लिए यह समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी जाएगी। लेकिन वजीर आजम अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करने से कबल मुशावरत जरूरी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाया। उन्होंने जुमेरात को वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें मुजव्वज़ा नामों पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। यूँ तो आइन में इस मामले के लिए काबीना की मंजूरी दरकार नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत होने के नाते शायद वजीर आजम ये चाहते हैं कि वो सबको साथ लेकर और सबकी मुशावरत से चले। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग से कबल वजीर आजम की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी इस तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत हुई, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए अवाम को बताया कि अहम तैनाती पर कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और इस हवाले से इत्तेहादियों समेत काबीना को मुकम्मल एतमाद। साफी ने सवाल किया कि आर्टिकल 243 में तो एतमाद का नहीं लिखा। इस पर वजीर दिफा ने कहा कि मुझे इतने आर्टिकल्स का मालूम नहीं है, पिछले चंद माह से हिजानी कैफियत है, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, जरा वो आपके सामने रखता है। मैंने आपको भी कह रहा हूँ कि अभी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, उसके बाद ही आगे सब। फौजी साहब ये सीनियर मोस्ट होंगे या कोई मेरिट? ये मुझे नहीं पता जी, ये आप पूछ लें किसी से, मुझे तो नहीं पता। 243 में तो कैबिनेट का कोई जिक्र नहीं, आर्टिकल नहीं पता है सर, उसमें कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। सर आपने भी पढ़ा होगा। नहीं यार, मैं दूसरी जानिब हुकूमती जराये ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के समरी पर आज ही दस्तखत होंगे, जिसके बाद दोनों अहम तैनातियों की समरी आज ही सदर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। इस समरी में मौजूद 6 नामों की फहरिस्त के बाद तमाम कयास आराइयां, अफवाहें, अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं। डेडलॉक की खबरें देने और ख्वाहिश रखने वालों की खबरें गलत और ख्वाहिशों पर पानी भी फिर चुका है। इदारे की जानिब से 6 नामों की समरी भेजकर इन कयास आराइयों का भी गला घोंट दिया गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि किसी एक नाम पर अबहाम और डेडलॉक है, या कौन आर्मी चीफ बन सकता है और कौन नहीं। बिलाशुबा अस्करी इदारे की जानिब से ये दूर अंदेशी और बेहतरीन इकदाम है, जिसने उनके न्यूट्रल होने और इदारे को सियासत से दूर रखने के बयानिए पर भी मोहर तस्दीक सब की है। अस्करी इदारे बहुत पहले से अज़्म कर चुके हैं कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो अब ये नहीं दोहराएंगे, ऐसा नहीं होगा। फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है और वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इस हवाले से बहुत कुछ हुआ, मिलाइन किया गया इदारे को, क्या सराइयाँ हुई, अफवाहें हुई, बहुत सारी बातें इससे पहले भी सुनाई दी जाती रही है और यकीनन ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इस हवाले से नून लीग का क्या मौक़िफ़ रहा है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। पसंद नापसंद की बुनियाद पे अगर फैसले किए जाएंगे तो 75 सालों में जहां हम खड़े हैं, खुदा न खास्ता अब कुशन नहीं रह गया कि मजीद आगे जा सके। फ्लोर से ये गुजारिश है, ये तमाम तबकात जिनको मैंने एड्रेस किया है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, 6-7 दहाइयां पीछे मैं देखता हूं तो पाकिस्तान ने खोया है, पाया कुछ नहीं। जिस तरह प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जिस तरह नाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह ये उम्मीद की जा रही है कि वजीर आजम जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट जो है वो PTI का है, ये समरी भेजेगा, वो समरी पे बैठ जाएंगे। मुल्क का सोच, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की तयनाती है, जिनके हाथ में हमारी मुल्क का हिफाजत का जिम्मा है, जो बरमला कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। और अब ये पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद। जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए, ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए। खान साहब से मुतालबा है कि आप अपोजिशन में हो, आपका सियासत करना आपका हक है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करने दें, इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें आईनी और कानूनी तरीके से। जो समरी GHQ से वजारत दिफा में आई, वजारत दिफा से वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हुई है, उसमें 6 नाम हैं। उन तमाम 3 स्टार जनरल्स इंतहाई काबिल और अहम पोस्टों पर तैनात रहे। उनका प्रोफाइल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है, कौन आर्मी चीफ हो सकता है, ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, सब पर बात करेंगे। भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समरी में मौजूद 6 नाम, उनके प्रोफाइल्स भी आपके सामने रखेंगे और जो कंटेंडर है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आर्मी चीफ की तैनाती की सबरी इस्लाम चुकी है और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एजाज सैयद साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाज सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारी क्या सराहियाँ, बहुत अफवाहें, बहुत स्पेकुलेशन, बहुत रूमर्स थी। लग ये रहा था कि समरी इस्लामाबाद पहुंचेगी तो शायद ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी, लेकिन सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर जितनी रूमर्स अब हैं, आज से पहले मैंने नहीं देखी, आपने शायद देखी हो, इसकी क्या वजह है? रेहान भाई, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक जो वजह यह है कि पाकिस्तान में तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के मौके के ऊपर हमने देखा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एहतजाज दिया हुआ, एहतजाज की कॉल दी हुई थी। फिर तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनके करीबी लोग इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर, और वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर तनकीद करती रही, और वो ये कहते रहे कि हम चोरों और डाकुओं को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने देंगे। ये ख़ुद इनकी क़यादत की बातें। एक बात तो ये हुई। दूसरी जो बात बड़ी हुई वो ये हुई कि जो एक 5th जनरेशन वारफेयर का कॉन्सेप्ट जनरल आसिम बाजवा साहब ने और फिर बाद में उनके सक्सेसर ने दिया था, वो जो वॉरियर्स पैदा किए गए थे, वो वॉरियर्स तो पैदा किए गए थे कि वो पाकिस्तान का केस लड़ेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो वॉरियर्स वो चले गए इमरान खान साहब के साथ। अब वो जो वॉरियर्स सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और बाज़ यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपने प्रोग्राम चलाते हैं, वो वॉरियर्स जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए, और उन वॉरियर्स ने ये जो सारा प्रोसेस है उसको हाईजैक करने की कोशिश की। और आपको पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बाज़ इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करता, और उसके पीछे भी यही, जब आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी गई, तो सोशल मीडिया पर खुल के बात होने लग पड़ी। जब सोशल मीडिया पर खुल के बात हुई तो वो वॉरियर्स जो इमरान खान साहब के साथ चले गए हुए थे, उन्होंने सारे जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल कर लिया, और जो अफवाहें हैं और बेबुनियाद बातें उनको अरूज मिला। तो एजाज सैयद साहब, ये जो 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं, जिन्हें इमरान खान साहब कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, वो तो रूमर्स अब भी फैला रहे हैं, सवालात अब भी उठा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस कंटेंट को खासा कमर्शियल कर लिया उन्होंने, और काफ़ी बेस्ट सेलिंग है इस वक्त सोशल मीडिया पर। आपको हमने इसलिए ज़हमत दी है कि आप ऑन ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं और आप समझते हैं कि क्या चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी के साथ कैसे रिपोर्ट करनी है। एजाज साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान साहब ने इस मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, इसको बढ़ाया उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, लेकिन इससे ज़रा देर पहले इमरान खान साहब ने खुद को डिस्टेंस कर लिया, कहा मैं पीछे हट गया हूँ, जो मर्जी आर्मी चीफ आता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इसके पीछे क्या डेवलपमेंट हुई? मामला यूँ है कि इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस हो सकें, उसे कम से कम कंट्रोवर्शियल कर दें। जब उनको इमरान खान साहब को ये नज़र आया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और वो जो पावर हाउस है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो पा रहे, और पावर हाउस के जो कमांडर हैं जनरल कमर बाजवा, जो कि आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये कहा, और बाद में DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम सियासत से अलग हो गए, हमको रोल प्ले नहीं करेंगे। तो जब उनको पता लग गया कि ये उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा कोई शख्स और बाज़ अफराद, तो फिर उन्हें नज़र आ गया कि ये जो अपॉइंटमेंट है अपने प्रोसेस के तहत होगी और इस प्रोसेस को कोई डैमेज वो नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिकली वजह थी, ये आगही थी जो इमरान खान साहब को आ गई, और इमरान खान साहब के करीब बैठे हुए लोगों के साथ साथ जो सबसे अहम रोल इसमें अदा किया गया है उसकी ज़रूर जिक्र करनी चाहिए, और वो है सदर आरिफ अलवी। सदर आरिफ अलवी ने काफ़ी इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू की है, मेरी इतलात के मुताबिक उसमें काफ़ी उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना बेहतर मशवरे उनको दिए, और इमरान खान साहब को भी वो बात समझ में आई है। तो एजाज साहब, ये खबर मन घड़त थी कि GHQ और हुकूमत के माबैन को डेडलॉक पैदा हो गया इस अपॉइंटमेंट को लेकर, और क्या किसी एजेंडे के तहत ये खबर प्रोपोगेट की जा रही थी? अगर ऐसा था तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बल्कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्यों कहते रहे कि समरी का डिले होना ना आना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है?
देखिए, जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है उसकी एक कंसल्टेशन लंदन में भी हुई है, एक कंसल्टेशन उसकी लाड़काना वालों से भी हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई है, और उस प्रोसेस में जब इम्प्लीमेंटेशन का मामला था तो हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 अफराद थे जिनको सारी चीज़ों का पता था, कोई तीसरा फ़र्द नहीं था। वो थे एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और फिर दूसरे थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। एक शुरू के दिनों में मलिक अहमद ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी इस सारे अमल में थे, और बाद में ताहम वो इसका हिस्सा नहीं रहे। तो अमली तौर पर सिर्फ 2 अफराद ही थे एक्टिव। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म ने तो होना ही था क्योंकि उन्होंने फ़ैसला हातमी करना है, वज़ीर दिफा थे, और वज़ीर दिफा ज़्यादा जो डिपेंड करते रहे हैं वो इन पर्सन मीटिंग जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनके साथ करते रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स भी अगर शेयर किए हैं तो मेरी मालूमात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इन पर्सन बाय हैंड वो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। तो एजाज साहब, क्या आर्मी चीफ के नाम पर इत्तफाक हो चुका है? मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का नाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल मौजूद है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे और आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है। काफ़ी हद तक इसके ऊपर मेरे ख्याल में फ़ैसला कर लिया गया है, और तो ये की जा रही है कि कल अगले 24 घंटों में ये नाम सामने आ जाएगा। देखिए, अगर ये कंसल्टेशन हो चुकी है और फाइनली एक नाम पे इत्तफाक भी हो गया है तो ये मीटिंग्स बार बार की, वज़ीर दिफा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, फिर मलिक अहमद ख़ान जाते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की आमदोरफ्त का, यानी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तो काफ़ी आमदोरफ्त है इस वक्त, तो ये बार बार जो मुलाकातें हो रही हैं और फिर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, फिर कैबिनेट, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, आपने ख़ुद शुरू में ये कहा कि एक अजीब माहौल है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्सी बनाई गई है। तो उस कंट्रोवर्सी के बनने के बाद जो गवर्नमेंट की और ख़ुद फ़ौज की भी प्रायोरिटी ये है कि इस प्रोसेस के अंदर रूल्स और लॉज को लेटर एंड स्प्रिट उस पर अमल दरामद किया जाए। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक, कि उसके एजेंडे में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी लाकर कैबिनेट से भी उसकी मंजूरी दी जाएगी। जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनके सरबराहों से मुशावरत भी की जा रही है ताकि ये फ़ैसला सिर्फ अकेला प्राइम मिनिस्टर का ना लगे, ये फ़ैसला पूरी गवर्नमेंट का लगे। और आपने देखा, हमने भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक मुशावरत PDM के एक बड़े पार्टनर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, को चेयरमैन हैं, अमली तौर पे सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, उनसे भी हुई। तो इसका मकसद ये है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना एक, और दूसरा ये है कि कानून और कायदे पर अमल दरामद करते हुए इस को यकीनी बनाना। कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी, तमाम इत्तेहादी। लेकिन एजाज साहब, जहाँ तक कानून और कायदे की बात है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, उसमें तो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। वज़ीर आज़म पाबंद तो नहीं है कि पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लें, फिर कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाए इस पर? बिल्कुल वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, रूल्स यही कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट पास्ट में एक ऑर्डर आ चुका है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस एहतियात को बरतते हुए फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती अमल में ला रही है। वज़ीर आज़म का इख्तियार है, बिल्कुल वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म ने दस्तखत करने हैं। कोई खास नाम है जिस पर तनकीद को प्रीएम्प्ट करते हुए तमाम तर बंद बांधे जा रहे हैं, फाइल वर्क मुकम्मल किया जा रहा है? कोई खास ऐसा नाम है कि हुकूमत फोर्स ही कर रही है कि अगर ये नाम सामने आ जाएगा तो फिर इस पर बड़ी तनकीद होगी? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, नाम तो अगर आप लेने शुरू हो जाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी हर नाम की। असल बात यह है कि इस सारे अमल का इख्तियार किसको दिया गया है और वो इख्तियार इस्तेमाल करता है, कानून के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है या नहीं करता। तो जो इस नाम को खुफिया रखने का हक भी गवर्नमेंट के पास है, फैसला साजों के पास है, उनके पास राइट है कि वो इसको खुफिया रखें अनटिल दे फाइंड इट अप्रोप्रिएट के इसको पब्लिक कर दिया जाए। सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं कि 5 नामों की समरी की बात हो रही थी, फिर 6 नाम समरी में इंक्लूड कर दिए गए, कोई खास वजह है?
ख़ास वजह उसकी ये है, जो लोग मिलिट्री की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनके लिए अर्ज़ है कि एक वक्त में जितने एलिजिबल जो 3 स्टार्स होते हैं उनका नाम आ जाता है समरी के अंदर। तो एलिजिबिलिटी में मेयार होता है कि उसने उसका माजी का कंडक्ट क्या रहा, उसकी रिपोर्ट्स क्या रहीं, उसका लो डाउन ओवरऑल कैसा है। आपको याद होगा बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा था कि वो ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उसी तरह से होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है, या सीनियर मोस्ट को देखना चाहिए। और फिर हमने देखा कि इस नैरेटिव को बनाया गया। तो क्या ये जो सीनियर मोस्ट वाला प्रेसिडेंट सेट करने की बात है, ये प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है आपकी इतलात के मुताबिक? देखिए, हमने माजी में सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके भी देख लिया। भुट्टो साहब ने 7वें नंबर पे ज़ियाउल हक साहब थे, उनको चुन कर देख लिया। फिर हमने देखा कि ज़ियाउल हक साहब का एक्सीडेंट हुआ तो बाय विर्चू ऑफ हिज पोजीशन जनरल असलम बेग आ गए, और असलम बेग साहब की रिटायरमेंट से 3 माह पहले जनरल आसिफ नवाज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई। फिर वहीद काकड़ साहब वो भी नीचे के नंबरों पर थे, उनको गुलाम इसहाक साहब ने आके आर्मी चीफ तैनात किया। तो हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे चेक कर लिए हैं। मुशर्रफ साहब भी ऊपर सीनियरिटी के नंबर पे नहीं थे। तो चले, इस दफ़ा जो पॉलिटिशियंस हैं और पार्लियामेंट को और विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट है, तो अगर वो कहते हैं कि इस दफ़ा सीनियरिटी का असूल देख लें तो वो सीनियरिटी का असूल भी लगा कर देख लें, जो बेहतर हो मुल्क के लिए वो करके देख लें। आपको क्या लग रहा है, आपकी इतलात क्या है, क्या इसी प्रिंसिपल को लागू करने जा रहे हैं? देखिए, इस बात का ये प्रिंसिपल किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होगी आज से 3 साल बाद वो अपनी कंसिडरेशंस देखेगी। तो जब आर्मी चीफ की तैनाती का मौका आता है तो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 मिलिट्री कू हो चुके हैं। फ़ौज की एक अहमियत है, ठीक है, अभी फ़ौज ने अनाउंस किया है कि वो सियासत से दूर हो चुकी है, लेकिन हमारी एक बेटर पास्ट भी है। वो जो माजी की परछाइयाँ हैं उनसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर और कोई भी सियासी हुकूमत उससे मावरा नहीं है, उससे परे नहीं है। तो अपनी बेहतरी के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कि हुकूमतें ना जाएं, दोबारा माजी की जो गलतियाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट की वो ना हो, तो उसके लिए ये कंसिडरेशन देखी जाती है कि मेरिट के साथ साथ लॉयल्टी भी हो, कि वो सिस्टम के साथ लायल हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ लायल हो, तो ये कंसिडरेशंस भी देखी जाती है। आप बिटवीन द लाइंस बात कर रहे हैं एजाज सैयद साहब, मामला खासा पेचीदा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ आसान अल्फाज में ज़रा बताइए कि आपकी मालूमात क्या है। मैं इसलिए बिटवीन द लाइंस और आसान तरीके से बात कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम एयर हो जाए और ये चलता रहे। मैं सर, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस उक्दे को ज़रा आसान करता हूँ। ये बात हो रही थी कि कुछ ऐसा हुआ तो फिर अदालत में चैलेंज भी हो जाएगा, और उसको करने से पहले अपने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 1950 और बहुत तरह तरह की बातें, कानूनी पेचीदगियों की सुनी, और कानूनी माहिरीन भी इस पर अपनी राय देने लगे। तो मामला ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इसके बाद आपको? देखिए, जो आर्मी एक्ट में मिलिट्री एक्ट, पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में जो तरमीम है उनका ताल्लुक मौजूदा जो अपॉइंटमेंट है उससे नहीं है। एक बात तो ये है, और अगर आप उन अपॉइंटमेंट्स को या उन अमेंडमेंट्स को देखें, उनका जो ज़्यादा हिस्सा है वो ऑफिस ऑफ दी सेक्रेटरी डिफेंस उसको मजबूत करने के हवाले से, बाज़ अपॉइंटमेंट के हवाले से वो ज़्यादा हिस्सा उससे है। एक रिटेंशन का मामला था जो उसके ऊपर भी प्रेस नहीं किया गया, और ये मामला अभी भी CCLC वो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस के ऊपर अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसकी मीटिंग हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक नहीं हुई। अगर ये प्रायोरिटी होता तो फिर भी वो आता। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के कानूनी और आइनी इस्तेहकाक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और अगर चैलेंज भी किया गया तो मेरा ये ख्याल है कि आइन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और वो एग्जेक्टिव के अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करेगी। अच्छा, लास्टली एजाज सैयद साहब, आपने कहा कि रात तक वो नाम आपके पास तो आ जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट, उसकी जो फॉर्मल और ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कब तक होती हुई देख रहा है आप? मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये 24 घंटों के अंदर उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो फॉर्मली अनाउंस हो जाएगा। और आपको पता है कि
प्राइम मिनिस्टर ने भी फिर 24 तारीख को आगे तुर्किया जाना है, तो मेरे ख्याल में उनकी तुर्किया जाने से पहले नए आर्मी चीफ की और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ की समरी पर मुझसे मुशावरत करेंगे। क्या मेरी पार्टी का जो लीडर है वो मुझसे मुशावरत भी नहीं कर सकता? यकीनन ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक गैर आईनी रवैया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जब आपसे मुलाकात होगी तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर ये जो तूफान बरपा है वो तूफान थम चुका होगा और नया आर्मी चीफ कौन होगा वो नाम भी सामने आ चुका होगा, ताकि हम आगे चलें और किसी कंस्ट्रक्टिव इशू के ऊपर, किसी बेहतर इशू के ऊपर, जो रियल इशूज़ हैं उनके ऊपर भी कोई बात हो सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।